नमस्कार साथियों। बिहार शिक्षक भर्ती बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए एनसीईआरटी साइंस पर आधारित प्रश्नों की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए क्लास 9th एनसीईआरटी साइंस का अध्याय नंबर 1 हमारे आसपास के पदार्थ से महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं, जो आपके परीक्षा दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। एपिसोड नंबर 22 है ओवरऑल हमारा एनसीईआरटी साइंस का। इससे पहले क्लास 10th एनसीईआरटी साइंस आपका पूरा हो चुका है, तो जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक नहीं देखा है क्लास 10th एनसीईआरटी साइंस के एमसीक्यू क्लास आप जरूर देख लीजिए। और ये सबसे कम समय में आपको ये सारे प्रश्न कराए गए हैं एक्सप्लेनेशन के साथ में। अगर आपने थ्योरी पोर्शन पढ़ लिया अच्छे से तो आप देख सकते हैं, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो भी आप एक बार ज़रूर देखिए इसको। इन वीडियोस को देखने के बाद आपको क्लियरिटी हो जाएगी, बीपीएससी पैटर्न पे कैसे आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं उसकी क्लियरिटी हो जाएगी। और पूरी संभावना है, प्रबल संभावना है कि इन्हीं प्रश्नों में से आपको बीपीएससी टीआरई 4.0 में प्रश्न देखने को मिलेंगे। पीआरटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा 6 से 8 साइंस वाले जो अभ्यर्थी उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जीएस पार्ट सेकंड का जिनको साइंस 8 नंबर का देखना उनके लिए भी 9th और 10th एनसीईआरटी मस्ट है, जैसा कि हमने पहले भी बता रखा है। और इसके अलावा जिनका टीजीटी साइंस है, टीजीटी साइंस में 9th और 10th एनसीईआरटी से भी सवाल आपसे पूछे जाते हैं, तो 9th 10th एनसीईआरटी से रिलेटेड आपका यहाँ से कवर हो जाएगा। बाकी टीजीटी साइंस के अभ्यर्थियों को कुछ अपने तरफ से भी कवर करना होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 9th एनसीईआरटी से अध्याय नंबर 1 हमारे आसपास के पदार्थ, एपिसोड नंबर 22। पहला प्रश्न आपके सामने है, जल में रहने वाले जलीय जंतु किस रूप में श्वास लेते हैं? कमेंट करके बताइएगा। इससे रिलेटेड प्रश्न आपको टीआरई 2 में पीआरटी में पूछा गया था। वायुमंडलीय ऑक्सीजन के रूप में श्वास लेते हैं, जल में घुलित ऑक्सीजन के माध्यम से सांस लेते हैं, जल में घुलित कार्बन डाइऑक्साइड के माध्यम से सांस लेते हैं। कमेंट कीजिएगा पहले नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो जल में रहने वाले जो जलीय जंतु होते हैं वो जल में घुलित ऑक्सीजन के माध्यम से सांस लेते हैं। तो जल में घुलित ऑक्सीजन, डिजॉल्व ऑक्सीजन राइट आंसर आपका हो जाएगा। पहले नंबर का राइट आंसर बी है। वायुमंडलीय ऑक्सीजन से श्वास कौन लेते हैं? तो वायुमंडलीय ऑक्सीजन के माध्यम से जो भूमि पर रहने वाले जीव जंतु होते हैं, जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं, वो सांस लेते हैं वायुमंडलीय ऑक्सीजन के माध्यम से। मानव की भी बात करें तो मानव भी वायुमंडलीय ऑक्सीजन से सांस लेता है। लेकिन जो जल में रहने वाले जलीय जंतु होते हैं, जैसे कि मछलियाँ होती हैं, तो मछलियाँ जल में घुलित ऑक्सीजन के माध्यम से सांस लेती हैं। और मछलियों में आप सभी को मालूम है क्या पाया जाता है? गिल्स के माध्यम से जल में घुलित ऑक्सीजन ग्रहण किया जाता है मछलियों में। और गिल्स को हम गलफड़ा कहते हैं। तो गिल्स या गलफड़े के माध्यम से जल में घुलित ऑक्सीजन को जल में रहने वाले जलीय जंतु ग्रहण करते हैं। पहले नंबर प्रश्न का राइट आंसर बी है, जल में घुलित ऑक्सीजन। जलीय जंतु उनके गलफड़े गिल्स के द्वारा सांस लेते हैं। गलफड़ा एक श्वसन अंग होता है जो कई जलीय जंतु में पाया जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि जलीय जंतु में श्वसन अंग कौन सा है? तो श्वसन अंग जो है गलफड़े या गिल्स होते हैं। गलफड़ा पानी में घुले हुए ऑक्सीजन को निकालता है और कार्बन डाइऑक्साइड को उत्सर्जित करता है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका है, रसोई गैस एलपीजी में मुख्य रूप से क्या शामिल होता है? ध्यान से देखिएगा प्रश्न को। और हर बार की तरह आप बहुत सारे प्रश्न ऐसे होंगे आज की भी क्लास में जिससे आपके कॉन्सेप्ट्स एक बार हिलेंगे। अगर आपने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया तो प्रश्न आपसे गलत भी होंगे। कॉन्सेप्ट्स का सारा यहाँ पर खेल चल रहा है। तो रसोई गैस लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जिसको बोलते हैं, द्रवित पेट्रोलियम गैस बोलते हैं। एलपीजी में मुख्य रूप से कौन शामिल होता है, कौन से घटक शामिल होते हैं? मीथेन पाया जाता है, ब्यूटेन पाया जाता है या प्रोपेन पाया जाता है? कमेंट कीजिएगा दूसरे नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो रसोई गैस एलपीजी में बात करें तो मुख्य रूप से 2 गैसें पाई जाती हैं। एक का नाम है ब्यूटेन, सबसे ज़्यादा ब्यूटेन पाया जाता है। ब्यूटेन 50 से 60% तक हो सकता है। और प्रोपेन की बात करें तो 40 से 50% तक भी हो सकता है। तो राइट आंसर आपका ब्यूटेन और प्रोपेन दोनों हैं। मुख्य घटक रसोई गैस एलपीजी के ब्यूटेन और प्रोपेन दोनों हैं। इस वजह से इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 1 से अधिक। दूसरा चीज़ है कि आपको यही प्रश्न दूसरे तरीके से दे दिया जाता, आपको विकल्प में दे दिया जाता मीथेन और ब्यूटेन, और तीसरा आपको दे दिया जाता ईथेन दे दिया जाता। ज़्यादातर सामान्यतः प्रश्न आपसे ऐसे ही पूछा जाएगा, मीथेन, ब्यूटेन, ईथेन, तब आपका राइट आंसर ब्यूटेन हो जाएगा। लेकिन आपको हम चूँकि नॉलेज के लिए दे रहे हैं, जानकारी के लिए दे रहे हैं कि आपको क्लियर हो, ताकि आपको कन्फ्यूजन कहीं से भी ना हो, इसलिए यहाँ पर हमने दोनों को कंसीडर किया है। सामान्यतः प्रश्न आपसे पूछा जाएगा ब्यूटेन ही मिलेगा, लेकिन हो सकता है चूँकि 1 से अधिक का बीपीएससी का पैटर्न है, इस वजह से हमने इस
चीज़ को यहाँ पर इंक्लूड किया है। तो ब्यूटेन और प्रोपेन दोनों होते हैं। राइट आंसर आपका एक से अधिक है। मीथेन नहीं पाया जाता है एलपीजी में। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, रसोई गैस सिलेंडर से किसके रिसाव के कारण बदबू आती है, या रसोई गैस सिलेंडर में कौन सी चीज़ के वजह से जो बदबू होती है वह हमें पता चलती है। मान लीजिए अगर ये चीज़ नहीं होती जिसके कारण रिसाव होने पर जो बदबू आती है, अगर ये चीज़ नहीं डाला जाता रसोई गैस सिलेंडर में तो होता क्या, जब रिसाव होता तो पता ही नहीं चलता। जब पता नहीं चलता तो ये बहुत भयानक हो सकता था। तो कभी इन केस अगर रसोई गैस सिलेंडर में रिसाव हो तो रिसाव हमारे नाक तक पहुँचे, हमें मालूम पड़ जाए और हम अलर्ट हो जाएं, इसलिए क्या मिलाया जाता है, क्या डाला जाता है रसोई गैस सिलेंडर में, तो मिथाइल मरकैप्टन डाला जाता है, ब्यूटेन डाला जाता है, या एथिल मरकैप्टन डाला जाता है। बहुत अच्छा सवाल है आपका। तो रसोई गैस सिलेंडर एलपीजी सिलेंडर में रिसाव के कारण, जिसके कारण बदबू आती है, जिसके कारण हम अलर्ट हो जाते हैं, वो होता है एथिल मरकैप्टन के द्वारा। तो एथिल मरकैप्टन, एथाइल मरकैप्टन, राइट आंसर है आपका। तो एथाइल मरकैप्टन या एथिल मरकैप्टन रसोई गैस सिलेंडर से एथिल मरकैप्टन के रिसाव के कारण बदबू आती है। राइट आंसर तीसरे नंबर प्रश्न का सी है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस कंप्रेस्ड नेचुरल गैस में मुख्यतः कौन सी गैस पाई जाती है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस में मुख्यतः कौन सी गैस पाई जाती है, कमेंट कीजिएगा आप सभी। चौथे नंबर प्रश्न का राइट आंसर। और जो भी अभ्यर्थी प्रश्न के उत्तर कमेंट करते हैं संख्या जरूर लिखा करिए। बहुत सारे अभ्यर्थी संख्या नहीं लिखते हैं, गलत बात है, संख्या आपको जरूर लिखना है। तो राइट आंसर आपका है संपीड़ित प्राकृतिक गैस कंप्रेस्ड नेचुरल गैस में कौन सी गैस उपस्थित होती है, तो ये मीथेन गैस उपस्थित होती है। सबसे जो मुख्य गैस है मीथेन ही है, और ये लगभग 90% से ज़्यादा मीथेन गैस ही होती है। तो आपको हमेशा एक ही विकल्प रहेगा सीएनजी के केस में। राइट आंसर आपका ए है, मीथेन। इसके अलावा अगर हम बात करें मीथेन और किसका घटक होता है, तो मीथेन होता है बायोगैस का घटक, जो इस बार आपसे टीआरई 3 में सवाल पूछा गया था क्लास 10th एनसीईआरटी साइंस से। वो इन्वायरमेंट वाले पोर्शन से, चैप्टर से सवाल आपका पूछा गया था, वो हम आपका इन्वायरमेंट में करा देंगे। तो यहाँ पे समझ लीजिए बायोगैस में 75% तक मीथेन पाया जाता है। तो 75% तक मीथेन पाया जाता है। ये सवाल आपका टीआरई 3 री एग्जाम में पूछा गया था, तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। बायोगैस में भी जो है मीथेन मुख्यतः पाया जाता है। संपीड़ित प्राकृतिक गैस में भी मीथेन मुख्यतः पाया जाता है। अगला सवाल आपके सामने है, शुद्ध बर्फ का गलनांक क्या होता है। शुद्ध बर्फ का मेल्टिंग पॉइंट प्योर आइस का कितना होता है, कमेंट कीजिएगा। शुद्ध बर्फ का गलनांक राउंड फिगर में तो 273 केल्विन होता है, लेकिन अगर आपको कुछ इस तरीके से डेसिमल में अगर आपको दे दे तब आपको क्या राइट आंसर चुनना है। पाँचवें नंबर प्रश्न का क्या राइट आंसर होगा, तो शुद्ध बर्फ का जो गलनांक होता है वो होता है 273.15 केल्विन। या तो आपको 273.15 केल्विन दिया जाएगा, या तो 273.16 केल्विन दिया जाएगा। दोनों में से कोई एक दिया जाएगा, दोनों नहीं दिया जाएगा। तो याद रखिएगा आपका क्लास 10th एनसीईआरटी में दोनों ही आपको मिल जाएगा। इंग्लिश में आपको 273.15 केल्विन मिलेगा, हिंदी में आपको 273.16 केल्विन मिलेगा। तो दोनों ही, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही विकल्प आपको रहेगा, या तो ये रहेगा या तो ये रहेगा। तो एग्जैक्ट वैल्यू आप ध्यान रखिएगा, यही दोनों एग्जैक्ट वैल्यू है शुद्ध बर्फ के गलनांक का, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस का। राइट आंसर पाँचवें नंबर प्रश्न का सी है। अगला प्रश्न आपके सामने है, संगलन गुप्त ऊष्मा। संगलन गुप्त ऊष्मा, ऊष्मा की वह मात्रा है जो डैश के लिए आवश्यक है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आपसे पूछा जा रहा है कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड फॉर। तो संगलन गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ऊष्मा की वह मात्रा होती है जो किसके लिए आवश्यक होती है, तो ये आपको बताना है। ऑप्शन आप एक बार देख लीजिए। ऊर्ध्वपातन के लिए आवश्यक होती है, गलन मेल्टिंग के लिए आवश्यक होती है, या वाष्पीकरण इवापोरेशन के लिए आवश्यक होती है। तो संगलन गुप्त ऊष्मा, ऊष्मा की वह मात्रा होती है जो आवश्यक होती है। छठे नंबर प्रश्न का राइट आंसर है बी, गलन या मेल्टिंग के लिए। राइट आंसर आपका बी है। तो मेल्टिंग के लिए आवश्यक होती है संगलन गुप्त ऊष्मा। तो ऊष्मा की वह मात्रा होती है जो गलन या मेल्टिंग के लिए आवश्यक होती है। राइट आंसर आपका बी है। संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा बोलिए या गुप्त ऊष्मा बोलिए, एक ही बात है। तो संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा या गुप्त ऊष्मा ऊर्जा की वह मात्रा होती है जो 1 किलोग्राम ठोस को वायुमंडलीय दाब पर ठोस को उसके संगलन बिंदु मेल्टिंग पॉइंट पर लाने के लिए प्रयोग होती है। ये आपका एनसीईआरटी में डिफिनीशन दिया गया है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का आपको समरी वाले में
लाइंस में मिल जाएगा, आराम से समरी वाले लाइंस में इसको देख सकते हैं। तो संकलन की प्रसुप्त ऊष्मा ऊर्जा की वह मात्रा है जो 1 किलोग्राम ठोस को वायुमंडलीय दाब पर ठोस को उसके संगलन बिंदु यानी मेल्टिंग पॉइंट पर लाने के लिए प्रयोग होती है। तो इसका मतलब है कि संगलन गुप्त ऊष्मा का संबंध किससे होता है? मेल्टिंग से होता है। तो राइट आंसर आपका बी है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन का उदाहरण है? बहुत अच्छा प्रश्न आपके लिए एनसीईआरटी से। तो निम्नलिखित में से कौन ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है? और यहीं से आपका जो है TRE 3 में री एग्जाम में आपका एक सवाल आपको याद होगा, ड्राई आइस का पूछा गया था, सूखी बर्फ का पूछा गया था। तो कमेंट कीजिएगा ऊर्ध्वपातन से संबंधित उदाहरण कौन कौन से हैं? अमोनियम क्लोराइड है, बर्फ है, या सूखी बर्फ है, ड्राई आइस है। तो क्या राइट आंसर होगा 7वें नंबर प्रश्न का? तो ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन के जो उदाहरण है वो आपका है अमोनियम क्लोराइड NH4Cl और सूखी बर्फ ड्राई आइस। ए और सी सही है, बर्फ या आइस यहाँ पर राइट आंसर नहीं है। सूखी बर्फ या ड्राई आइस को हम क्या बोलते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड CO2। तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड या ठोस CO2 हम बोलते हैं सूखी बर्फ को, ड्राई आइस को। राइट आंसर आपका ए और सी है। ए और सी के सही होने के वजह से आपका राइट आंसर है डी, 1 से अधिक। उम्मीद करते हैं प्रश्न आपको क्लियर हो गया होगा। अमोनियम क्लोराइड और सूखी बर्फ ये दोनों ही उदाहरण हैं ऊर्ध्वपातन के सब्लिमेशन के। एनसीईआरटी में दोनों के बारे में चर्चा किया गया है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, उससे पहले थोड़ा सा डिटेल्स हम यहाँ पर देख लेते हैं। ड्राई आइस या सूखी बर्फ जो होती है वो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड उसको कहते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जब वायुमंडलीय दाब का माप वह 1 ATM होगा, जब 1 ATM दाब या 1 ATM प्रेशर वायुमंडलीय दाब होगा तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है। यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना, आपसे पूछा जा सकता है कि ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया में जाने के लिए, ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया में जाने के लिए वायुमंडलीय दाब कितना जरूरी है? तो वायुमंडलीय दाब कितना होना चाहिए? 1 ATM प्रेशर होना चाहिए। तो 1 ATM प्रेशर होना चाहिए। 1 ATM प्रेशर पर ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो है सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है, ऊर्ध्वपातित हो जाती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। गैस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तन को क्या कहा जाता है? कहने का मतलब है गैस अवस्था से सीधे सॉलिड में आ जाए, लिक्विड में जाए ही ना, इस परिवर्तन को हम या इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? संघनन कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं, निक्षेपण कहते हैं, डिपोजिशन कहते हैं, या ऊर्ध्वपातन कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। कमेंट कीजिएगा क्या प्रश्न का राइट का आंसर होगा 8वें नंबर का। तो गैस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया को गैस से सीधे द्रव्य अवस्था में, गैस से सीधे ठोस अवस्था में, गैस से सीधे सॉलिड अवस्था में आने की प्रक्रिया को हम निक्षेपण बोलते हैं, डिपोजिशन बोलते हैं। राइट आंसर आपका बी है। और ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन की बात करें तो सब्लिमेशन सॉलिड से गैस में डायरेक्टली जाने की प्रक्रिया होती है, यानी ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में जाने की प्रक्रिया को हम सब्लिमेशन ऊर्ध्वपातन कहते हैं। यहाँ पर आपसे जस्ट अपोजिट पूछा गया है। तो 8वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपका निक्षेपण हो जाएगा। 8वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर बी है, निक्षेपण या डिपोजिशन। ऊर्ध्वपातन की जो विपरीत प्रक्रिया है उसी को हम निक्षेपण कहते हैं। तो निक्षेपण जो होता है वो ऊर्ध्वपातन का अपोजिट प्रोसेस है, और निक्षेपण या डिपोजिशन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें गैस तरल अवस्था को दरकिनार करते हुए सीधे ठोस अवस्था में पहुंचती है। तो गैस से सॉलिड अवस्था में जाने की प्रक्रिया होती है निक्षेपण। निक्षेपण का उदाहरण क्या है? तो आपसे पूछा जा सकता है कि निक्षेपण का उदाहरण क्या है? तो पाला बनने का जो प्रक्रिया होता है, फ्रॉस्ट फॉर्मेशन का जो प्रक्रिया होता है, ये बनता है निक्षेपण के कारण, डिपोजिशन के कारण। तो डिपोजिशन निक्षेपण का आपसे जो उदाहरण पूछा जाएगा वो यही पूछा जाएगा, पाला बनने का प्रक्रिया या फ्रॉस्ट फॉर्मेशन। जब वायुमंडल में जल वाष्प सीधे बर्फ में बदल जाता है तो इसी को हम पाला बनना बोलते हैं, फ्रॉस्ट फॉर्मेशन बोलते हैं, जब वायुमंडल में जल वाष्प सीधे बर्फ में बदल जाता है। सब्लिमेशन क्या होता है? ऊर्ध्वपातन क्या होता है? सॉलिड का गैस में ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ये फर्क है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। और ऊर्ध्वपातन की बात करें तो ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित हुए बिना सीधे गैसीय अवस्था में आ जाता है। तो सॉलिड से गैस में जाने की प्रक्रिया है सब्लिमेशन। एस फॉर सब्लिमेशन, एस फॉर सॉलिड से गैस, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन फिजिकल चेंज का उदाहरण है? कमेंट कीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन भौतिक परिवर्तन फिजिकल चेंज का उदाहरण है? पहला ऑप्शन है ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन,
दूसरा विकल्प आपके सामने है वाष्पीकरण इवापोरेशन, तीसरा विकल्प आपके सामने क्रिस्टलीकरण क्रिस्टलाइजेशन। कमेंट कीजिएगा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण आपका कौन सा है। तो आपके सामने 3 स्टैंडर्ड एग्जाम्पल्स हमने दिए हैं भौतिक परिवर्तन के, फिजिकल चेंज के, ऊर्ध्वपातन, वाष्पीकरण व क्रिस्टलाइजेशन। तीनों ही प्रक्रिया भौतिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। बार बार आपसे परीक्षा में पूछा जाता है, याद रखिएगा ऊर्ध्वपातन, वाष्पीकरण और क्रिस्टलाइजेशन ये तीनों के तीनों ही भौतिक परिवर्तन फिजिकल चेंज के उदाहरण हैं। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। सभी विकल्प यहाँ पर आपके भौतिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, गर्मी के मौसम में लोग सूती कपड़े पहनना पसंद करते हैं। इस तथ्य का कारण क्या है कि सूती कपड़े कैसे होते हैं? पानी का अच्छा अवशोषक होता है, गर्मी के अच्छे वाहक होते हैं, या गर्मी के अच्छे रेडिएटर होते हैं? क्या कारण है कि गर्मी के मौसम में लोग सूती कपड़ा पहनना पसंद करते हैं? तो गर्मी के मौसम में लोग सूती कपड़ा पहनना पसंद करते हैं, इसका कारण है पानी का अच्छा अवशोषक होता है सूती कपड़ा। सूती कपड़ा क्या करता है? पानी को अवशोषित करता है, पानी का अच्छा अवशोषक होता है, गुड एब्जॉर्बर होता है। और इसके वजह से होता क्या है, सूती कपड़ों में जल का अवशोषण अधिक होता है, इसलिए हमारा पसीना इसमें अवशोषित होकर वायुमंडल में आसानी से वाष्पीकृत हो जाता है। ये चीज़ आपने फील भी किया होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है। वाष्पीकरण इवापोरेशन एक सतह की परिघटना है, इज ए सरफेस फिनोमिना। वाष्पीकरण से ठंडक उत्पन्न होती है, इवापोरेशन कॉजेस कूलिंग। डेजर्ट कूलर द्वारा ठंडा करने की विधि वाष्पीकरणीय शीतलन पर आधारित है। तो जो डेजर्ट कूलर यानी जो कूलर इस समय गर्मियों में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, खिड़की के बाहर जो कूलर को हम रखते हैं जिससे ठंडा होता है कमरा हमारा, वो जो है वाष्पीकरणीय शीतलन पर इवापोरेटिव कूलिंग पर आधारित है। क्या आंसर होगा? डी ऑप्शन आपको पता है और ई भी आपको पता है, एक से अधिक और नन ऑफ दिस। कमेंट कीजिएगा राइट आंसर क्या होगा 11वें नंबर प्रश्न का। तो कौन सा कथन सत्य है? वाष्पीकरण एक सतह की परिघटना है, इवापोरेशन एक सरफेस फिनोमिना। इसका मतलब क्या है? इवापोरेशन होने के लिए, वाष्पीकरण होने के लिए एक सतह होनी चाहिए, एक सतह इसको चाहिए हमेशा। जब तक सतह नहीं होगा, सरफेस नहीं होगा, तब तक इवापोरेशन की घटना नहीं होगी। तो इवापोरेशन एक सतह की परिघटना मानी जाती है, इवापोरेशन एक सरफेस फिनोमिना माना जाता है। तो एक सरफेस से या किसी सरफेस से ही होगा। मान लीजिए अगर कपड़ा सूख रहा है तो कपड़े का भी एक सरफेस हो गया और उसी से जो है इवापोरेशन वाष्पीकरण की प्रक्रिया हो रही है जिससे कपड़े सूख रहे हैं। तो सरफेस हमेशा रिक्वायरमेंट होगा, इसीलिए इसको हम सरफेस फिनोमिना बोलते हैं, वाष्पीकरण को, इवापोरेशन को। वाष्पीकरण से ठंडक उत्पन्न होती है, इवापोरेशन कॉजेस कूलिंग। ये बात बिल्कुल सही है, इवापोरेशन से कूलिंग होती है, ठंडक पैदा होती है। राइट, ये भी आपका राइट है। आप सिंपल सा एग्जांपल देख सकते हैं, जो घर में मटका होता है, घर में जो मटका होता है वो कैसे ठंडा करता है? तो वो वाष्पीकरण की प्रक्रिया उसमें होती है, उसमें पोर्स होते हैं, मटके में पोर्स होते हैं, और जो पोर्स होते हैं ये वाष्पीकरण में सहायता करते हैं, जिसके कारण अंदर का जो हिस्सा रहता है मटके का वो ठंड रहता है। तो पानी आप ठंडा पीते हैं किसके कारण? वाष्पीकरण की प्रक्रिया के कारण। तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया जो पानी, जो घड़े का मटका होता है जिसमें हम अभी गर्मियों में पानी पी रहे हैं, तो ये भी आपका वाष्पीकरण से संबंधित होता है। डेजर्ट कूलर का भी सेम एग्जाम्पल है। डेजर्ट कूलर भी क्या करता है, आपने कभी इस चीज़ को नोटिस किया होगा कि जहाँ पर कूलर चल रहा होता है घर के बाहर, वहाँ पर गर्मी पैदा होती है, लेकिन अंदर कमरा जो है ठंड होता है। तो उसका कारण यही है कि इवापोरेटिव कूलिंग होती है, वाष्पीकरणीय शीतलन होता है। और राइट आंसर आपका ए बी सी तीनों है। तो ए बी सी तीनों सही है। तो राइट आंसर आपका 11वें नंबर प्रश्न का डी हो जाएगा, एक से अधिक। सभी विकल्प यहाँ पर आपके सही हैं। इवापोरेशन से रिलेटेड इतनी सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। चलिए अगला प्रश्न आपका है, प्रतिदीप्ति नालिका और नियॉन साइन बल्ब में क्या पाया जाता है? फ्लोरेसेंट ट्यूब और नियॉन साइन बल्ब में क्या पाया जाता है या किससे मिलकर बना होता है? लिक्विड का बना होता है, गैस का बना होता है, या प्लाज्मा का बना होता है? प्लाज्मा को हम फोर्थ स्टेट मैटर बोलते हैं। जैसे आपने सॉलिड, लिक्विड, गैस पढ़ा है, 3 स्टेट ऑफ मैटर के 3 स्टेट होते हैं। चौथा मैटर का स्टेट जो माना गया है वो प्लाज्मा माना गया है। तो आपसे पूछा जा रहा है प्रतिदीप्ति नलिका और नियॉन साइन बल्ब में क्या होता है? फ्लोरेसेंट ट्यूब में और नियॉन साइन बल्ब में क्या होता है? तो राइट आंसर आपका है सी, प्लाज्मा। एनसीईआरटी में पूरा ब्रैकेट में एक बॉक्स में पूरा डिटेल में चर्चा किया गया है। फ्लोरेसेंट ट्यूब और नियॉन साइन बल्ब्स प्लाज्मा के कंसिस्ट होते हैं। प्लाज्मा जो होता है फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर इसको बोला जाता है, पदार्थ की चौथी अवस्था बोला जाता है।
और एक फ्लोरेसेंट ट्यूब के अंदर क्या पाया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है हीलियम गैस होती है। एज पर एनसीईआरटी एक फ्लोरेसेंट ट्यूब के अंदर हीलियम गैस होती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, इसके बारे में भी चर्चा किया गया है। तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट एक साथ में चर्चा किया गया, प्लाज्मा के बारे में और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में। तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट क्या है? पदार्थ की तीसरी अवस्था है, पदार्थ की चौथी अवस्था है, पदार्थ की पांचवी अवस्था है। तो सॉलिड लिक्विड गैस तीसरी अवस्था गैस हो गई, चौथी अवस्था प्लाज्मा हो गया, और पांचवी जो अवस्था है वो है पदार्थ की पांचवी अवस्था, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट बोला जाता है। तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट पदार्थ की पांचवी अवस्था है। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट की भविष्यवाणी सबसे पहले किसने की थी? सबसे पहले किसने बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में बताया था? तो अल्बर्ट आइंस्टीन साहब ने बताया था, अल्बर्ट आइंस्टीन ने बताया था। और इन्होंने कैसे बताया था? तो इन्होंने जो भारत के जो सत्येंद्र बोस थे, जो कि वैज्ञानिक थे, उनके कुछ कैलकुलेशंस थे, उसी पर आधारित इन्होंने भविष्यवाणी की थी, जिसको दोनों लोग के योगदान के कारण बोस आइंस्टीन कंडेंसेट बोला जाता है, और इसी को पदार्थ की पांचवी अवस्था बोला जाता है। राइट आंसर आपका सी है। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट की बात करें तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट की पहली भविष्यवाणी अल्बर्ट आइंस्टीन ने की थी। और ये होता क्या है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट होता क्या है? तो आप सोचिए कितनी गंभीर चीज़ है ये। सामान्य वायु का घनत्व, आप मान लीजिए जो सामान्य वायु का घनत्व है उसका 1,00,000 भाग, मतलब 1/1,00,000 भाग, 1/, मतलब 1,00,000वां भाग का मतलब यही हो गया कि जो सामान्य वायु का घनत्व है उसका 1,00,000 भाग जितना कम घनत्व वाला गैस अगर हो, सोचिए इतना गैस क्या पॉसिबल होगा? बहुत ही रेयर केस में पॉसिबल होगा। और उस गैस को बहुत ही कम तापमान पर जब हम ठंडा करते हैं तब हमें बोस आइंस्टीन कंडेंसेट प्राप्त होता है। इसको हम पांचवा स्टेट बोलते हैं मैटर का। आप समझ सकते हैं कि सामान्य वायु का जो घनत्व होता है उसका 1,00,000 भाग कितना पतला होगा, कितना कम घनत्व होगा उसमें, और उस गैस को कम तापमान पर जब ठंडा करते हैं तब हमें बोस आइंस्टीन कंडेंसेट प्राप्त होता है। और 2001 में ऐसा कारनामा करने वाले 3 लोग थे अमेरिका के वैज्ञानिक। 2001 में एरिक कॉर्नवेल, वोल्फगैंग केटरले और कार्ल वीमन, ये 3 लोग थे जिन्होंने बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन की अवस्था प्राप्त किया था एक्सपेरिमेंट के माध्यम से। और बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन की अवस्था प्राप्त करने में ये तीनों वैज्ञानिक सफल रहे थे। इनको भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। एनसीईआरटी में चर्चा किया गया इनके बारे में, तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, दाब का एसआई मात्रक क्या है? अगर आपने अच्छे से चैप्टर 1 पढ़ रखा है तो आपको ये सारी चीज़ें किताब में ही मिल जाएंगी। किताब में ही आप सारे प्रश्न आपके किताब से ही लिए गए हैं। दाब का एसआई मात्रक क्या है? दाब मतलब प्रेशर का एसआई मात्रक आपको बताना है। तो प्रेशर का एसआई मात्रक kg/m³ है, kg/m³ है, पास्कल है या न्यूटन है? कमेंट कीजिएगा दाब का एसआई मात्रक क्या है। तो दाब का जो एसआई मात्रक होता है वो पास्कल होता है। राइट आंसर आपका पास्कल है। और पास्कल के अलावा आपको ध्यान रखना है Nm/m² में भी इसको एक्सप्रेस किया जाता है। तो दाब को, प्रेशर को Nm/m² में भी एक्सप्रेस किया जाता है। पास्कल नहीं रहेगा तो आपको Nm/m² विकल्प में दिया जाएगा। तो दाब का एसआई मात्रक पास्कल हो गया। kg/m³ किसका एसआई मात्रक होता है? तो kg/m³ ये एसआई मात्रक होता है घनत्व का। तो डेंसिटी बराबर होता है, घनत्व माने डेंसिटी, डेंसिटी बराबर होता है मास अपन वॉल्यूम। मास का होता है किलोग्राम, वॉल्यूम का होता है मीटर³ होता है, और मीटर³ ऊपर चला जाएगा तो -3 हो जाएगा, तो kgm-3। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। और कमेंट कीजिएगा न्यूटन किसका एसआई मात्रक होता है। चलिए 14वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपका बी है। अगला प्रश्न आपके सामने है। चलिए इस प्रश्न में भी बहुत सारे अभ्यर्थियों के कॉन्सेप्ट, तो कॉन्सेप्ट्स आपके देखिए यहाँ पर कितने लोगों के ये प्रश्न सही होता है। बहुत ही अच्छा और शानदार प्रश्न है आपका एनसीईआरटी से। भार, जिसको हम वेट बोलते हैं, आपको भार या वेट का एसआई मात्रक बताना है। क्या किलोग्राम होता है या न्यूटन होता है या मीटर होता है, एक से अधिक होता है या नन ऑफ दीज होता है? 15वें नंबर प्रश्न का बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। तो भार या वेट का जो एसआई मात्रक होता है ये होता है न्यूटन। राइट आंसर आपका 15वें नंबर प्रश्न का बी है, न्यूटन। भार, वेट को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं? तो W बराबर क्या होता है? mg। W बराबर होता है mg। और जो भार होता है ये भी आपको समझना है, जो भार होता है ये फोर्स होता है, एक प्रकार से फोर्स होता है, बल होता है, किसके कारण? ग्रेविटी के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी होता है, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी होता है।
एक प्रकार से फोर्स होता है, और आपको फोर्स या बल का जो यूनिट होता है फोर्स का, वही यूनिट होता है न्यूटन का, मतलब वही होता है भार का। तो फोर्स का एसआई यूनिट होता है न्यूटन, बल का यूनिट होता है न्यूटन, और भार का वेट का भी एसआई यूनिट होता है न्यूटन। किलोग्राम किसका होता है फिर आप बोलेंगे, तो किलोग्राम यूनिट होता है मास का, द्रव्यमान का। अब मास, द्रव्यमान और भार तो एक चीज़ नहीं है, अलग अलग चीज़ें, ये चीज़ आपको क्लियर है। तो मास या द्रव्यमान का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है किलोग्राम। क्लियर हो गया होगा आपको ये प्रश्न। बहुत सारे अभ्यर्थियों ने ये प्रश्न गलत किया होगा। तो भार या वेट का जो एसआई मात्रक होता है वो न्यूटन होता है। क्यों होता है? क्योंकि भार जो है ये ग्रेविटी के वजह से होता है। ये बल लगता है एक प्रकार से जो ग्रेविटी के कारण लगता है। तो गुरुत्व के कारण जो बल लगता है उसके कारण भार हमें फील होता है। तो राइट आंसर आपका बी है। मास की बात करें तो मास या जो द्रव्यमान होता है ये अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है, एसआई यूनिट किलोग्राम है। भार या वेट की बात करें तो ये सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है, और इसका एसआई यूनिट न्यूटन है। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको बहुत कुछ सिखाया होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, और इसी से रिलेटेड मिलता जुलता प्रश्न आपका टीआरई 3.0 में पूछा गया था 15 मार्च को। प्रश्न आपका है, नेफ्थलीन को रखा रहने देने पर एनसीईआरटी एक्सरसाइज में यह सवाल रखा गया है। तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज से ये सवाल हमने लिया है। वहाँ पर आपसे एक्सप्लेनेशन के रूप में पूछा, यहाँ पर हमने आपको ऑप्शन में दे दिया है। प्रश्न है, नेफ्थलीन को रखा रहने देने पर यह समय के साथ कुछ भी ठोस पदार्थ छोड़े बिना अदृश्य हो जाती है, इसका कारण क्या है? ऊर्ध्वपातन है, अवक्षेपण है, या संघनीकरण है? किसके कारण नेफ्थलीन रखा रहने पर कुछ समय पश्चात ठोस पदार्थ छोड़े बिना अदृश्य हो जाता है? इसका मतलब ठोस में था, सॉलिड में था, गैस में परिवर्तित हो जाएगा। गैस में कोई चीज़ परिवर्तित हो जाएगा तो दिखेगा नहीं, अदृश्य हो जाएगा। तो नेफ्थलीन का ऐसा होने का कारण होता है ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन। तो राइट आंसर आपका ए है। नेफ्थलीन भी आपका ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन का उदाहरण है। अगला प्रश्न है जो आपका 15 मार्च को पूछा गया था टीआरई 3 में, पीआरटी में। तो यदि हम कपूर को, जिसको कैम्फर बोलते हैं, कपूर या कैम्फर खुले बर्तन में रखते हैं तो उसकी मात्रा बराबर घटती रहती है, इसका कारण क्या है? इस घटना का क्या नाम है? तो यदि हम कपूर को खुले बर्तन में रखते हैं तो उसकी मात्रा बराबर घटती रहती है और फिर वो खत्म हो जाता है। इस घटना का नाम क्या है? तो इस घटना का नाम ऊर्ध्वपातन है, सब्लिमेशन है। 17 नंबर प्रश्न का भी राइट आंसर आपका सब्लिमेशन है, ऊर्ध्वपातन है। तो कपूर या कैम्फर भी, तो आपको दो तरीके से ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता था। तो बराबर घटती रहती का मतलब है कि अगर कोई चीज़ सॉलिड है तो गैस में परिवर्तित होगा तो धीरे धीरे कम ही होता जाएगा। तो राइट आंसर आपका सी है, ऊर्ध्वपातन। निम्नलिखित में से किससे जलने की तीव्रता अधिक महसूस होती है? वाट प्रोड्यूस मोर सेवियर बर्न्स? किससे आप ज़्यादा जल सकते हैं? क्या आप स्टीम, भाप से ज़्यादा जल सकते हैं, या आप बॉइलिंग वाटर से, उबलते हुए जल से? सेम टेम्परेचर होगा दोनों के केस में। तो उबलते हुए जल जिसका तापमान समान है, या स्टीम से आप ज़्यादा जलेंगे, या कंडेंस स्टीम से, संघनित भाप से आप ज़्यादा जलेंगे? क्या आंसर होगा 18 नंबर प्रश्न का? तो जिन भी अभ्यर्थियों ने, आज के डेट में तो ऐसा कुछ है नहीं कि महिलाएं ही या लड़कियां ही खाना बनाती हैं, खाना पुरुष भी बनाते हैं, हम खुद भी खाना बनाते हैं। तो कई बार आपने देखा होगा कि जो प्रेशर कुकर होता है तो प्रेशर कुकर में जो कई बार हम जब ऊपर का जो ढक्कन होता है प्रेशर कुकर का, जब उसको अचानक से रिलीज़ करते हैं, हटा देते हैं, तो उससे जो भाप निकलता है, उससे जो स्टीम निकलता है, वो हमें बहुत तेज़ी से फील होता है। और ये जो महसूस होता है ये ज़्यादा महसूस होता है। उतना आप जो है, कोई पानी गर्म हो रहा होगा उतने तापमान का, उससे आपको उतना ज़्यादा फील नहीं होगा। तो स्टीम आपका ज़्यादा खतरनाक होता है। स्टीम या भाप जो है ये ज़्यादा खतरनाक होता है, इससे जलने की तीव्रता ज़्यादा होती है। तो राइट आंसर आपका स्टीम है, भाप है। भाप अधिक गंभीर जलन उत्पन्न करता है, इसका कारण है भले ही उबलता पानी और भाप दोनों का तापमान भले ही बराबर हो दोनों का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस हो, लेकिन भाप में क्या होता है? वाष्पीकरण की अतिरिक्त गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है। भाप में वाष्पीकरण की अतिरिक्त गुप्त ऊष्मा होने के कारण भाप ज़्यादा नुकसान करता है, या भाप हमें जलाने की क्षमता ज़्यादा रखता है। तो राइट आंसर आपका भाप है। और कारण क्या है भाप के इतना खतरनाक होने का? वाष्पीकरण की अतिरिक्त गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। और अभी हमने देखा था कि संगलन की गुप्त ऊष्मा, तो संगलन की गुप्त ऊष्मा में हमने देखा था कि मेल्टिंग पॉइंट का काम लगता है,
और यहाँ पर जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है, भाप में वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा, इसमें काम होता है बॉइलिंग पॉइंट का। ये फर्क है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, आज का आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ऊर्ध्वपातित होने योग्य ठोस पदार्थ का उदाहरण है। एनसीईआरटी एक्सरसाइज से ये चैप्टर नंबर 2 में ये सवाल दिया गया है, तो हमने एक साथ में यहाँ पर कर लिया है कि चैप्टर 1 में इसको कंपाइल कर लिया है, अलग से आपको नहीं कराएंगे वहाँ पर। तो चैप्टर नंबर 2 में ये एग्जैक्टली दिया गया है टॉपिक। तो कौन से ऊर्ध्वपातित वही है, सब्लिमेशन किसमें हो सकता है, तो ऊर्ध्वपातित होने योग्य ठोस पदार्थ के उदाहरण है एंथ्रासीन है, या अमोनिया है, या प्योर साल्ट है, शुद्ध नमक है। कमेंट कीजिएगा 19वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो बात करते हैं ऊर्ध्वपातित होने का, सब्लिमेशन होने योग्य जो ठोस पदार्थ का उदाहरण है या ऊर्ध्वपातन का जो उदाहरण है आपके सामने वो है एंथ्रासीन। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, एंथ्रासीन। अमोनिया की बात करें तो अमोनिया नहीं होता, कौन होता है, अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl होता है ऊर्ध्वपातन का। तो और प्योर साल्ट, शुद्ध नमक की बात करें तो शुद्ध नमक सब्लिमेशन की प्रक्रिया नहीं दर्शाता है, ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया नहीं दर्शाता। शुद्ध नमक कौन सी प्रक्रिया के तहत बनता है, तो शुद्ध नमक जो बनता है, शुद्ध नमक के क्रिस्टल बनते हैं, तो ये क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया के दौरान बनता है। तो जो समुद्र से नमक बनाया जाता है वो क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से हमें शुद्ध नमक की प्राप्ति होती है। तो क्रिस्टलीकरण के द्वारा शुद्ध नमक हमें मिलता है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, एंथ्रासीन। और ये आपका एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 2 में क्लास 9th में दिया गया है। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। शुद्ध नमक को क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है। ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन के अब आप ओवरऑल जितने भी उदाहरण आपके चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 में दिए गए वो आप देख लीजिए, जो परीक्षा दृष्टि से आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन के ये उदाहरण आप रट के जाइएगा, कोई भी आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, कैम्फर जिसको कपूर बोलते हैं, नेफ्थलीन उदाहरण होता है, एंथ्रासीन उदाहरण होता है। ये 4 आपके हो गए। फिर इसके बाद बात करते हैं सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, ड्राई आइस, जो इस बार आपसे पीआरटी में पूछा गया था। इसके अलावा 2 उदाहरण जो आपके दैनिक उपयोग में आप इस्तेमाल करते हैं, आयोडीन। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना कि जो आयोडीन होता है वो भी सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया को दर्शाता है। तो आयोडीन यहाँ पर आपका उदाहरण है सब्लिमेशन का। और ध्यान रखिएगा, नमक जब आपसे पूछा जाएगा तो नमक आपका किसका उदाहरण है, क्रिस्टलीकरण का। और आयोडीन जब आपसे पूछा जाएगा तो आयोडीन उदाहरण है ऊर्ध्वपातन का, सब्लिमेशन का। इसके अलावा मोथ बॉल्स होती हैं। मोथ बॉल्स क्या होती है, तो जो टॉयलेटरीज होती हैं, जो टॉयलेट्स होते हैं, यूरिनल्स होते हैं, वहाँ पर जो आपने कई बार देखा होगा कि सफ़ेद कलर की गोलियां रखी होती हैं जिससे बदबू ना आए। जो सफ़ेद कलर की जो गोलियां होती, यही गोलियां होती मोथ बॉल्स की। धीरे धीरे वो कम होता जाता है। स्कूल वगैरह में भी आपने चीज़ नोटिस किया होगा। तो धीरे धीरे कम होता जाता है, तो उसका कारण क्या होता है, सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन। तो मोथ बॉल्स की बात करें तो ये भी आपका किसका उदाहरण है सब्लिमेशन का, ऊर्ध्वपातन का। तो ये आप याद रखिएगा, 7 एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं सब्लिमेशन के। उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट आप जरूर कर दिया करें क्लास आपको कैसी लगी और 19 प्रश्न में से आपके कितने प्रश्न सही हुए। आप लोगों का देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी अगली क्लास जो आएगी वो रात्रि 8 बजे आपको आएगी। मिलते हैं आप लोगों से, जिसमें हम पॉलिटी के प्रश्नों के साथ में हाजिर होंगे। आप लोगों का देखने के लिए धन्यवाद।